जो भाई लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री क्लास 10 नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर है स्टार्ट होता है 1915 में गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं। साउथ अफ्रीका से गांधी जी इंडिया वापस आते हैं 1916 में। वो चंपारण सत्याग्रह करते हैं। इनके तीन सत्याग्रह करे होते हैं उन्होंने और तीनों सक्सेसफुल हो जाते हैं। फिर इन्होंने अहमदाबाद में एक स्ट्राइक करी और 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। अब इस जो रॉलेट एक्ट था इसको ओपोज करने के लिए गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। ये जो रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट था अब ये बढ़ रहा था, तो ब्रिटिशर्स को इसको इम्पोज करना था, इसको रोकना था, तो ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया। अब मार्शल लॉ लगने के बाद जब लोग बैसाखी मना रहे थे जलियांवाला बाग में जाकर, वहां पे जनरल डायर ने ओपन फायरिंग करा दी और ये कहा कि अगर कोई भी इंडियन हमारे खिलाफ बगावत करेगा तो उसके साथ यही होगा। इसके बाद 350 इंडियंस मर गए, 1200 घायल हो गए। लोग बहुत ज्यादा वायलेंट हो गए थे। इस इंसिडेंट के बाद लोग वायलेंट हो गए और गांधी जी बिलीफ रखते थे नॉन वायलेंस में। तो इन्होंने एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया और खिलाफत मूवमेंट के साथ, ताकि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ यूनाइट हो जाए। ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये स्टार्ट होता है 1921 जनवरी में। इफेक्ट्स क्या क्या थे अब वो देखते हैं। सबसे पहले टाउन्स एंड सिटीज में इसका क्या इफेक्ट पड़ा तो वो देखते हैं। टाउन्स एंड सिटीज में लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी, टाइटल्स छोड़ दिए और मतलब जो भी ब्रिटिशर्स के स्कूल्स एंड ऑफिसेस थे फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट कर दिया पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं था। ऑल्टरनेट नहीं था तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, जैसे कि उन्होंने कपड़ों को अबॉलिश कर दिया और कपड़ा यूज नहीं किया फॉरेन वाला। उसकी जगह पे खादी इंडिया का कपड़ा था, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव था। सेकेंडली उन्होंने फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को जो है खत्म कर दिया, उसको सपोर्ट नहीं किया, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को भी ठुकरा दिया। उसके बाद क्या हुआ? इंडिया के इतने सारे इंस्टीट्यूशन, स्कूल नहीं थे, बच्चों को स्कूल तो जाना था पढ़ने के लिए। तो वहां पे ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, अनसक्सेसफुल हो गया, फेल हो गया। अब रूरल एरियाज में क्या था? रूरल एरियाज में देखो बिगाड़ सिस्टम चलता था। वहां पे लैंडलॉर्ड्स के जो फार्मर्स थे उनसे फ्री में काम करवाया करते थे। लैंडलॉर्ड फार्मर से फ्री में काम करवाया करते थे और इसके चलते अब उनको लगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ गया, गांधी जी का राज हो गया, उनको मिल गई आजादी और अब ये जो लॉ है ये सारी जो चीजें खत्म हो गई। लोगों तक आइडियाज सही तरीके से नहीं पहुंच पाए। गांधी जी के नाम पे गलत काम होने लगे। प्लांटेशन एरिया में इसका क्या इफेक्ट पड़ा? 1859 में एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास हुआ था। इसके तहत लोगों को ले जा करके एक लैंड पे काम करवाया जाता था और उन्हें वहां से जाना जो है अलाउ नहीं था। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया तो लोगों को लगा अभी एक्ट खत्म हो गया, वो आराम से अपने घर जा सकते हैं। लेकिन जब वो अपने घर जा रहे थे तभी उनको ब्रिटिश ऑफिसर्स ने पकड़ लिया, बहुत मारा पीटा और फिर से काम करवाया। इसके बाद यहाँ पे भी लोगों तक आइडियाज अच्छे से नहीं पहुंच पाए। इसके बाद ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था हर तरीके से फेल हो गया और खत्म हो गया। इसके बाद गांधी जी ने स्टार्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने मिलकर एक स्वराज पार्टी बनाई, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू का ये मानना था कि हम मूवमेंट के थ्रू ही देश को आजाद कराएंगे और हम कोई पार्टी वार्टी के थ्रू आजाद नहीं कराएंगे। इंडिया का मोटिव था स्वराज, इंडिया को दिलानी आजादी। 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन वर्ड से आप सब फेमिलियर हैं, बहुत बार इसको हमने पढ़ा, इवन 9th में भी हमने पढ़ा है थोड़ा सा। ठीक है, जिससे थ्रू लाला लाजपत राय की हो गई डेथ। 11 डिमांड थी लॉर्ड इरविन पैक्ट में, जिसको गांधी जी ने रखा था कि हमारी 11 डिमांड्स तो मान लो, लेकिन उनकी वो 11 डिमांड नहीं मानी गई। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च करके गए विद 7 वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स कौन होते हैं? वॉलंटियर्स ट्रस्टेड पीपल होते हैं जिनके ऊपर आप पूरा भरोसा करते हैं। ठीक है, फाइनली उन्होंने सॉल्ट जाके बनाया और वहां पे सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया। अब हर जगह पे लोग सॉल्ट लॉ तोड़ने लगे। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने काफी सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। अराउंड 60,000 इंडियन अरेस्ट हो गए थे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लिमिटेशंस ये थी
कि 1950s में डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन फॉर्म होने लगी। यानी लीडर्स के बीच में सही तरह से कोलैबोरेशन नहीं हो पाता था, क्योंकि हमेशा क्लास ही अड़ जाती थी, कोई अपर क्लास का होता था, कोई लोअर क्लास का होता था, जिसकी वजह से लोग सही तरह से कोलैबोरेट नहीं कर पाते थे। और इसके बाद गांधी जी ने लाया एक पूर्ण स्वराज। अब या तो जियोगे या तो मरोगे वाला सिस्टम था। अब लोगों ने कर दी लड़ाई करो जो करो, लेकिन जीतना है हमें, अब अपनी आजादी चाहिए। अब हम छोटी मोटी आजादी से खुश नहीं होने वाले। फाइनली पूर्ण स्वराज इंट्रोड्यूस किया गांधी जी ने, जिसके बाद हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल गई। यही था चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री क्लास 10। आई होप आपको समझ में आया हो। एंड या मैंने और सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने की कोशिश की है। दिस वीडियो इज आउट ऑफ माई कंफर्टेबल जोन, तो अगर थोड़ी सी फॉर्मलिंग हुई हो और थोड़ा सा कुछ वीडियो क्वालिटी का इधर हो, प्लीज उसे नेग्लेक्ट करना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।